सुबह का वक्त था। रघु चारपाई पर बैठकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके तीनों बेटे वहीं बैठे थे। अरे 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 अरे, मुझे माफ कर दो बेटा। अब नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। नहीं 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 पिताजी, आप चिंता मत करिए। आप रुकिए, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। आप रुकिए पिताजी, मैं लेकर आता हूँ। फिर सुंदर घर से निकल पड़ता है। तभी दोनों भाई अचानक उठते हैं और रघु का गला दबाने लगते हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मैं तो खुद ही मरने वाला हूँ। तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो? अरे अरे अरे, छोड़ो। अरे बुढ़े कहीं के, ये बता मेरे बाप कि तूने वो नक्शा कहाँ छुपा रखा है? मुझे वो नक्शे का पता चाहिए। बता, नहीं तो मैं गला दबा दूंगा तेरा। बता। हाँ पिताजी, जल्दी से उस नक्शे का पता बता दीजिए, वरना मैं आपका गला दबाकर मार दूंगा। जल्दी बताइए। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो नक्शा तो मेरे पिताजी ने छुपाया था। भला वो नक्शा मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? मुझे नहीं पता। ए, झूठ मत बोल मेरे बाप। मुझे पता है कि वो नक्शा आपको पता है। जल्दी से वो नक्शा मुझे बता कहाँ छुपा रखा है, बता। अरे 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 अरे, मार डालोगे क्या? वो नक्शा लेने से पहले उसका रहस्य जानना होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं रहस्य सब कुछ जानने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे जल्दी से ये बता, उस नक्शे का रहस्य क्या है? जल्दी बता। ये उस समय की बात है जब मेरे दादा राजमहल में नौकर का काम करते थे। अरे रे। राजा आदित्यनाथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी एक सैनिक भागते हुए आया। महाराज 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 महाराज। अरे क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? महाराज, हमारे दुश्मन राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया है। वो हमारे राज्य का सारा खजाना लूटने आ रहे हैं महाराज। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे राज्य का सारा खजाना लुट गया तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। वही तो महाराज, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो बचना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। ठीक है, हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। जल्दी से बलदेव को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ठीक है। कुछ ही देर में सैनिक बलदेव को बुलाकर ले आया। प्रणाम महाराज, कहिए क्या बात है? आपने मुझे याद किया? देखो बलदेव, तुम हमारे महल की पूरे 40 वर्षों से ईमानदारी से सेवा करते आ रहे हो, इसीलिए अब हम ये सारा खजाना तुम्हें सौंप रहे हैं। इस सारे खजाने की हिफाजत तुम्हें करनी होगी और सोचने का वक्त नहीं है। बस जल्दी करना है जो करना है। अरे महाराज, मैं तो ठहरा एक नौकर। इतने बड़े खजाने की जिम्मेदारी भला मैं कैसे उठा सकता हूँ? अरे महाराज, भला आप एक नौकर को इतने बड़े खजाने की जिम्मेदारी ऐसे कैसे दे सकते हैं? नहीं, बलदेव ने 40 वर्षों तक पूरी ईमानदारी से सेवा की है, इसीलिए हमें बलदेव पर पूरा भरोसा है। चलो जल्दी करो, जल्दी से बग्गी में खजाना भरो। जल्दी करो, समय नहीं है, जल्दी करो। फिर राजा आदित्यनाथ बलदेव को लेकर एक बग्गी में सारा खजाना भरवाते हैं। हाँ, इस खजाने को ऐसी जगह छुपाना बलदेव कि किसी भी व्यक्ति का इसमें हाथ न लगे, परिंदा भी पर न मार पाए। जाओ, अपना ध्यान रखना। हाँ, ठीक है महाराज, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा और इस खजाने को ऐसी जगह छिपाऊंगा कि इसका रहस्य कभी कोई नहीं जान पाएगा।
जय हो महाराज की। चल, हाय, हुर्र, चल 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 चल, हाय। फिर बलदेव खजाने से भरी बग्गी को लेकर राजमहल से निकल जाता है और एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम। कहो बलदेव, तुम हमारे पास क्यों आए हो, वो भी इतने सारे खजाने से भरी बग्गी लेकर? तांत्रिक महाराज, मुझे इन सभी खजानों को छुपाने के लिए एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया बनानी है जहां ये खजाना एकदम सुरक्षित रहे। ओ, ठीक है, तुमने मेरी मदद बहुत बार की है बलदेव, तो इतनी मदद तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। रुक जाओ, कान इधर लाओ। फिर तांत्रिक बलदेव के कान में मंत्र कहता है। हाँ, तो अब तुम इन मंत्रों की मदद से इस खजाने को उसी जगह छिपा देना और फिर तुम ऐसा नक्शा बनाना ताकि कोई वहां तक ना पहुंच सके। हाँ, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। फिर बलदेव वो सारा खजाना लेकर एक रहस्यमय दुनिया में चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद अचानक बलदेव की मृत्यु हो जाती है। हाँ, सैनिक, अब देखो हमारा राज्य ठीक है और सारी स्थितियां परिस्थितियां नियंत्रण में हैं। चलो, अब जाओ और जाकर बलदेव से वो सारा खजाना लेकर आओ। जाओ। हाँ, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सैनिक भागकर बलदेव के घर पहुंचते हैं। नमस्ते, क्या बात है सैनिक महोदय, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? महाराज ने जो खजाना आपके पिताजी को दिया था, वो खजाना अब महाराज वापस लेना चाहते हैं। अरे पर मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो नई मुसीबत हो गई। चलो, मुझे जाकर ये बात महाराज को बतानी होगी। फिर सैनिक भागते हुए राजा आदित्यनाथ के पास पहुंचता है। क्या हो गया? तुम फिर से इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या फिर से कोई आक्रमण हो गया क्या? महाराज महाराज महाराज, गजब हो गया। बिना आक्रमण हुए ही सारा खजाना गया। महाराज, जिसे आपने खजाना छुपाने के लिए दिया था, वो बलदेव तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। उसका पुत्र है, लेकिन अब उस खजाने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ढूंढो ढूंढो उस खजाने को। वो कहीं भी हो, लेकिन हमें वो खजाना हर हाल में वापस चाहिए। अरे अगर वो खजाना नहीं मिला तो हमारा राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जाओ, पाताल लोक से या स्वर्ग लोक से कहीं भी हो, वो उसे ढूंढ लाओ। हाँ जी महाराज, मैं आज ही सभी को लेकर पूरे राज्य को छान मारता हूँ। जी जी, ठीक है। बस उस दिन के बाद से सभी राजा, राजकुमार और सैनिक उस खजाने की तलाश में निकल पड़े, लेकिन आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। और जो कोई भी उस रहस्यमयी जगह की तरफ गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। जिस वजह से राजा आज तक बहुत परेशान है। तो ठीक है, मैं जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि वो रास्ता कहाँ है। पर बेटा, तुम दोनों मेरे बेटे हो। वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। बेटे, मेरी बात मान लो, वहाँ मत जाओ। अरे ये बहुत नौटंकी हो गई पिताजी आपके।
जल्दी से रास्ता बता दीजिए, वरना मैं गला दबा के मार दूंगा। हाँ, नहीं तो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम पूर्व दिशा की ओर जाना और उसी दिशा में सीधे चलते जाना। वहां तुम्हें नक्शा वाली जगह मिल जाएगी। ये हुई ना बात। चलो भैया, अब सब ठीक है, चलो अब चलते हैं। फिर दोनों भाई रघु का गला छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी सुंदर वहाँ आता है। अरे 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 अरे, पिताजी आप इतना रो क्यों रहे हैं? और ये दोनों भाई लोग कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे दोनों भाई जिस रास्ते पर गए हैं ना, वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। वो उस खजाने की तलाश में गए हैं जिसे तुम्हारे दादाजी ने छुपाया था। क्या बात कर रहे हैं पिताजी? भला ऐसा कौन सा खजाना है? तभी रघु उस रहस्य और खजाने की सारी जानकारी सुंदर को बता देता है। ओ, पर पिताजी, वो खजाना तो अब राजा की अमानत है। भला उसका हमें क्या लोभ? मुझे उसकी तलाश में नहीं जाना। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा। तुम्हारे दोनों भाई वहां गए हैं। अगर वो दोनों मर गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचा था ये राज लेकर मर जाऊंगा और तुम तीनों पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन आज मैं अपने बेटों को खोने जा रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम सबसे समझदार हो, इसीलिए तुम अपने दोनों भाइयों के साथ जाओ और किसी भी तरह से उन्हें सही सलामत वापस लेकर आओ। बेटा, जाओ, वापस लाओ। हाँ, ठीक है पिताजी, पर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती पिताजी। ये अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूंगा। तुम पहले अपने दोनों भाइयों के साथ जाओ, मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा, जाओ। हाँ, ठीक है, मैं अपने दोनों भाइयों के साथ रहूंगा। ठीक है। फिर सुंदर अपने दोनों भाइयों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया, मैं भी आप दोनों के साथ उस नक्शे की तलाश में जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, ये छोटे, हम तुझको नहीं ले जाने वाले। हाँ, चल तू यहाँ से चला जा। उस खजाने की तलाश में सिर्फ हम दोनों जाएंगे और उससे जो भी मिलेगा उस पर हम दोनों का ही हिस्सा होगा। मैं उसमें से तुझे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। सारी मेहनत हमारी, तू चला आया, खजाने की तलाश मैं भी करूंगा। चल जा यहाँ से। अरे अरे नहीं भैया, आप गलत समझे। मुझे खजाने में से कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप लोगों के साथ जाना है, दुनिया देखना है, घूमना है। आप लोगों के साथ तो अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी भी घर छोड़कर नहीं गया ना, इसीलिए आज तो मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला कहीं और। सोच ले, लेकिन हम तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं, फूटी कौड़ी भी नहीं। फिर ऐसी बेकार सी सड़ी हुई शक्ल बना के मत देखना। हाँ। भैया, मुझे एक अच्छी कौड़ी, फूटी कौड़ी, कोई सी भी कौड़ी नहीं चाहिए। मैंने सोच लिया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस घूमना है। हाँ, ठीक है, बड़ा आया घुमक्कड़। चल चलते हैं। और ऐसे नहीं चलेगा, सामान उठा, चल। फिर तीनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों में आगे बढ़ने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सूरज डूबने लगता है। हाँ भैया, देखिए ना, अब सूरज भी डूब रहा है
और आगे का जंगल भी घना होता जा रहा है। चलिए ना भैया, एक काम करते हैं, हम तीनों भाई इसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं और सुबह होते ही आगे के सफर पर निकलेंगे। क्या कहते हैं भैया? हाँ, वैसे महेश भैया, ये छुटकू कह तो ठीक रहा है। चलिए सो जाते हैं, अब थक भी गए हैं। इतना पैदल पहले कभी नहीं चला ना। चलिए सुबह होते ही निकलेंगे अब। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भी थक गया। अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो चलो यहीं आराम करते हैं, सो जाते हैं, सुबह होते ही निकलेंगे। चलो। फिर तीनों भाई उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तभी आधी रात को महेश की नींद खुल जाती है। मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाकर पहले ही आगे जाना होगा, क्योंकि मैं धनी होना चाहता हूँ। चलो, मैं अभी ही निकलता हूँ। मैं तो इतना कहते ही महेश आधी रात में वहां से निकल पड़ता है और थोड़ी देर सफर करने के बाद वो एक बहुत ही भव्य किले में पहुंच जाता है। अरे दादा रे दादा, इतना बड़ा किला! बाप रे, मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वाह, चलो जाकर देखता हूँ कि आखिर इसके अंदर क्या है। चलो चले मैंने के अंदर। महेश किले के अंदर घुसता है। तभी सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और माला लेकर महेश के गले में पहनाते हैं। अरे ये क्या? ये गांव वाले मेरा इस तरह से स्वागत क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं राज्य का राजा हूँ? और इस किले के अंदर इतना बड़ा गांव और इतना अद्भुत राज्य मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। चलो देखता हूँ कि अंदर क्या है। महेश आगे बढ़ता है। तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ बैठी होती है। हाय हाय हाय, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। वाह, अद्भुत अद्भुत। चलो चलकर देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। महेश जैसे ही आगे बढ़ता है, पूरे गांव वाले उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अरे ये पूरे गांव वाले मेरे पीछे पीछे चल तो इस तरह से रहे जैसे मेरी बारात में जा रहे हो। चलो, मुझे क्या, मुझे तो आगे जाकर देखना है और उस सुंदरी से बात भी करनी है। ए सुंदरी, कहाँ चली? मैं आया तेरे पीछे पीछे पीछे। नमस्ते नमस्ते, आप बहुत सुंदर हैं और यूं यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं, जैसे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही हो? हाँ, मैं इस राज्य की मलिका हूँ और मेरा नाम गुलाबो है। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। हैं? क्या? अब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं, और भला मैं एक मल्लिका से कैसे शादी कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे राज्य का नियम है, जो भी जवान और खूबसूरत व्यक्ति आज के दिन हमारे राज्य में आता है, उसी से मैं विवाह करती हूँ। और आप वही पहले व्यक्ति हैं जो बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अब आपको मुझसे शादी करनी ही होगी। आहा, ये तो बड़ा सुनहरा मौका है। मैं लगे हाथ इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मलिका मेरी पत्नी होगी और वो भी इतनी खूबसूरत। मजा आ गया। इतना बड़ा राज्य, मुझे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आहा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप मलिका है तो इतनी सादी शादी क्यों? मतलब लग ही नहीं रहा कि शादी जैसा है। मुझे तामझाम पसंद नहीं है, मुझे सादी शादी ही पसंद है। ओ ऐसा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे मुझे भी कोई खास तामझाम पसंद नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार, आपसे करूंगा ढेर सारा प्यार।
इसके बाद गुलाबो और महेश की शादी हो जाती है। दूर खड़े गांव वाले ये सब देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे बेचारा कितना खुश होकर हमारी मलिका से शादी कर रहा है, लेकिन ये इसकी आखिरी खुशी है। हाँ भाई, हमारी मलिका का ये रोज का काम है। फिर सभी गांव वाले मुस्कुराने लगते हैं। तभी महेश मन ही मन घबराने लगता है। अरे ये सब लोग इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन करूं तो क्या करूं? चलो, शादी तो हो ही रही है, मल्लिका तो मुझे मिल ही रही है। कुछ ही पल में गुलाबो और महेश की शादी हो जाती है। तभी गुलाबो अपनी कमर से एक पुड़िया निकालती है और सामने रखे दूध के गिलास में उसे मिला देती है और वो गिलास महेश को दे देती है। हैं? ये क्या मल्लिका, ये आपने इसमें क्या मिला दिया पुड़िया खोल के, और आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? ये हमारे राज्य का नियम है। जो कोई भी मुझसे शादी करता है उसे मैं ये औषधि पिलाती हूँ ताकि हमारा रिश्ता सदियों तक बना रहे। यही औषधि मेरे दादा ने पी थी, मेरे पिता ने भी यही पी थी, और अब आप इस राज्य के राजा बनने वाले हैं, इसीलिए आपको भी यही पीनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छा है। क्यों नहीं, मैं तो इसे खुशी खुशी पीऊंगा। लाइए लाइए। फिर महेश दूध का गिलास उठाकर पी लेता है। कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगती है। ये क्या? इस दूध में क्या मिलाया है? अचानक से मेरी सांस क्यों रुक रही है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि अब आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपका पति हूँ, आप मेरी पत्नी। आप अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बचाइए मुझे। आप लालची हैं। आपने लालच में आकर मुझसे शादी की है, इसीलिए अब आपको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। फिर गुलाबो जोर जोर से हंसने लगती है। उसके साथ साथ सभी गांव वाले भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये क्या हो गया? ये कौन सा राज्य है जहाँ सभी गांव वाले मिलकर एक निर्दोष की हत्या कर रहे हैं? महेश तड़पता हुआ वहीं गिर जाता है और मर जाता है। आहा, मुबारक हो मल्लिका, आज आपने अपने 99 व्यक्ति की बलि चढ़ा दी। हाँ, अब बहुत जल्दी हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जब हम इस श्राप से आजाद हो जाएंगे। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दोनों भाइयों की नींद खुलती है। ये क्या? भैया कहाँ गए? भैया, महेश भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सुरेश भैया। अरे सुंदर, रहने देना, शायद भैया कहीं चले गए होंगे। चल, हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए, वैसे भी बहुत वक्त लग गया सोने में। चल। क्या बात करते हैं भैया? नहीं, हम भैया को छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं। पहले हमें भैया को ढूंढना होगा, बड़े भैया हैं वो। अरे अच्छा ठीक है, चल देखते हैं, चल। फिर दोनों भाई वहां से निकल पड़ते हैं और कई घंटे के सफर के बाद दोनों भाई उस किले के पास पहुंच जाते हैं। बाप रे, इतना भव्य किला, वो भी इतने घने जंगल के अंदर। ये क्या चीज है? आहा, मुझे लगता है सुंदर, इसी के अंदर भैया गए होंगे, क्योंकि भैया इतना बड़ा किला देखकर इसके अंदर ना जाएं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। भैया दौड़ के इसके अंदर गए होंगे। हाँ,
तो ठीक है भैया, हम लोग भी इसके अंदर चलते हैं। आइए, चलिए चलकर देखते हैं, आइए। फिर दोनों भाई उस किले के अंदर जाते हैं। तभी सभी गांव वाले फूलों की माला लेकर उनके सामने आ जाते हैं। अरे, इतने सारे गांव वाले फूल की माला लेकर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे संभल कर रहना होगा। जैसे ही गांव वाले सुंदर के गले में माला डालने लगते हैं। रुकिए 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 रुकिए, मुझे ये माला नहीं चाहिए। आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? आप दोनों वो पहले व्यक्ति हैं जो हमारे गांव के सम्मान को ठुकरा रहे हैं। क्यों नहीं चाहिए भाई? देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सम्मान को ठुकरा नहीं रहा हूँ। बस मैं इस मान सम्मान के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों के पास आया हूँ ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह से मेरा मान सम्मान करें, बल्कि मैं आप लोगों का मान सम्मान करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अब मुझे इस राज्य की मलिका से मिलना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, चलिए मैं आपको मलिका से मिलवाता हूँ, चलिए। तभी गांव वाले मिलकर दोनों भाइयों को गुलाबों के पास ले जाते हैं, जहां गुलाबो फिर से शादी की तैयारी किए बैठी थी। अरे, यहाँ इतनी सुंदर मलिका और ये शादी की तैयारी करके बैठी है। यानी कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा। अरे बाप रे बाप, है सुंदर, तू क्या देख रहा? तू इधर देख, देख सुंदर, कितनी सुंदर मलिका है। चल 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 चल, चल हम दोनों में से कोई एक शादी कर लेते हैं, हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। हाँ। अरे रुकिए भैया, बिल्कुल नहीं भैया, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हमें संभल कर कदम उठाना होगा। आप बस शांत रहिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये सब माजरा क्या है। फिर सुंदर गुलाबों के पास जाता है। आखिर तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब हम दोनों की इच्छा से शादी होने वाली है, लेकिन तुमने हमारे राज्य का मान सम्मान क्यों ठुकराया? देखिए मलिका जी, मैं इस राज्य में अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, ना कि आपसे शादी करने। मैं बस अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ, वो कहाँ गए? अरे तुम कौन हो जो पहली बार किसी ने इतनी खूबसूरत मलिका को ठुकराया है और हमारे राज्य का मान सम्मान भी ठुकरा दिया? देखिए, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा आप लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था मलिका जी। मैं तो बस अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, जो पता नहीं रात के अंधेरे में हमें छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारा भाई यहाँ जरूर आया था, लेकिन अब तुम्हें इसका पता खुद ही लगाना होगा, क्योंकि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन तुम मेरे राज्य में रहकर अपने भाई का रहस्य जरूर ढूंढ सकती हो। इतना मौका मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तभी सुजानंद वहाँ आता है। ठीक है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों के रहने के लिए एक घर देता हूँ, चलो आओ। सुजानंद दोनों भाइयों को एक घर में छोड़ देता है। अरे नालायक कहीं के सुंदर, तूने इतना सुंदर मौका क्यों ठुकरा दिया? तेरे दिमाग में क्या पत्थर है क्या? हैं? कहाँ से सोचता है तू? भैया, आप भी इतने उतावले क्यों होते हैं? समझिए, जो मुफ्त में मिलता है हमेशा उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर हमने वो सब स्वीकार कर लिया होता तो हमें उसकी एक कीमत जरूर चुकानी पड़ती। भैया, मैं बता रहा हूँ, महेश भैया यहाँ आए हैं और इसी जाल में फंसकर उन्होंने अपनी कीमत चुका दी। अब हमें किसी भी तरह से भैया का पता लगाना होगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ठंडे दिमाग से सोचिए? अरे तुम बिल्कुल ही ठंडे हो। अरे इतनी खूबसूरत मलिका शादी करने के लिए कह रही है। मैं होता तो मैं तो फटाक से शादी करने को तैयार हो जाता। नहीं तो एकदम ही ठंडे हो तो। ओहो भैया, हम पहले ही अपने भैया को खो चुके हैं। अब देखिए, मैं आपको नहीं खोना चाहता।
इसीलिए आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक घर के बाहर मनिका वहां से जा रही होती है। सुंदर भागकर मनिका के पास जाता है। तुम तो इसी गांव की लग रही हो। हाँ, ये मेरा ही गांव है और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। देखो, मैं अपने भाई के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। अगर तुम्हें पता है तो बताओ ना, मेरा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई लालच में यहाँ आया था, इसीलिए अब वे इस दुनिया में नहीं है, वे मर चुका है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर मेरा भाई मर कैसे सकता है? फिर मनिका सारी सच्चाई सुंदर को बता देती है और सुंदर गुस्से में आग बबूला होकर मलिका और गुलाबों के पास पहुंचता है। तुमने मेरे भाई को मारा है। बताओ, मेरे भाई को तुमने क्यों मारा? तुमने 99 लोगों की हत्या क्यों की, जबकि तुम उन्हें खुद सम्मान देती हो, शादी के लिए बुलाती हो, पूछती हो, और फिर अपने ही हाथों से उन्हें मार देती हो? क्यों? अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई? हाँ, मुझे सारी सच्चाई पता लग गई है। अब सच सच बताओ कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया? इतना सुनते ही गुलाबो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या क्या हो गया? तुम इतना जोर जोर से रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्योंकि मैं ये सब शौक से नहीं कर रही, मुझे मजबूर किया गया है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस राज्य के सारे लोग मर जाएंगे। क्या? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम किसी की जान लेकर किसी और की जान कैसे बचा सकती हो? ये क्या बातें कर रही हो? ये सब एक तांत्रिक की वजह से हो रहा है। एक समय में तालाब के किनारे एक लड़के से बहुत प्रेम करती थी और उसके साथ जीने की मरने की कस्में खाई थी। तभी एक तांत्रिक आया और उसने मुझसे शादी करने को कहा। मैंने उसे ठुकरा दिया। इसी वजह से उसने मुझे श्राप दे दिया और मेरे प्रेमी को उसी समय मार दिया। उसने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मुझे रोज शादी करनी होगी और अपने पति को अपने हाथों से मारना होगा। तुम अपना सबसे कीमती चीज इसमें अर्पित करो, तभी हमारा गांव इस श्राप से आजाद हो पाएगा। हाँ, देखो, मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज मेरे पिताजी का ये दिया हुआ कड़ा है जो मेरे हाथ में है। ये देखो, ये कड़ा मेरे दादाजी का है और मेरे दादाजी ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी को दी थी और ये कड़ा भी उनको दिया था और मेरे पिताजी ने ये कड़ा मुझे सौंपा था। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, परंपरा है। हाँ, ठीक है, मैं अपनी इन सभी यादों को अर्पित करता हूँ। ठीक है, चलो, हमारे गांव के बीचों बीच एक वृक्ष है, उसी के नीचे ये डालो। फिर गुलाबो सुंदर को लेकर एक पेड़ के नीचे जाती है और सुंदर वो कड़ा लेकर जादू वृक्ष के सामने रख देता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है और पूरा गांव जगमगा उठता है। तुमने कर दिखाया, तुम्हारी वजह से हमारे गांव का श्राप टूट गया। हाँ, चलो, अब मुझे चलना चाहिए। पिताजी के कहे अनुसार मुझे उस खजाने का नक्शा ढूंढना है। वह नक्शा तो मेरे पास है, तुम मेरे साथ महल चलो। जब तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था उसी वक्त मैं फूट फूट कर रोती हुई गांव लौट रही थी। तभी रास्ते में मुझे नक्शा मिला था। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर गुलाबो महल के अंदर जाती है और सुनहरे रंग में चमकता हुआ एक नक्शा लाकर सुंदर के हाथ में रख देती है। ये नक्शा मुझे तो समझ में नहीं आया, अगर तुम्हारे काम आ जाएगा तो अच्छा ही है। फिर सुंदर नक्शा लेकर वहाँ से सुरेश के पास आता है। हाँ, क्या हुआ छोटे? कुछ पता चला कि गुलाबों ने हमारे बड़े भैया को क्यों मारा? सुंदर पूरी सच्चाई सुरेश को बता देता है, जिसे सुनकर सुरेश दुखी हो जाता है। अरे, ये हमारे भैया भी ना कितना लालच करते हैं खजाने का। लो, अब बेचारे मारे गए ना लालच में। लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम गुलाबों ने हमें खजाने का नक्शा तो दे दिया ना।
हाँ, और इस किले के बाहर एक खुफिया सुरंग बनी है, उसी के अंदर है सारा खजाना। हाँ तो ठीक है, चलो। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर जाने पर एक बहुत बड़ी सुरंग दिखाई देती है। लगता है इसी के अंदर खजाना होगा। हाँ, नक्शे के हिसाब से तो यही जगह है, चलो। फिर दोनों जैसे ही सुरंग में जाते हैं, सुरंग के अंदर ढेर सारे खजाने का ढेर लगा हुआ था। हाँ, ये वाह, इतना खजाना तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा। अब ये सारा खजाना मेरा है, मैं जो चाहे वो करूंगा। फिर सुरेश सारा खजाना झोली में भर लेता है और जैसे ही बाहर निकलता है, अचानक वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या? भैया, भैया उठिए, भैया उठिए, भैया! अरे ये क्या, भैया भी मारे गए। भगवान, ये क्या हो गया? भैया जानते थे कि लालच बुरी बात है, फिर भी उन्होंने लालच किया। क्या कहूं मैं? चलो, मुझे अंदर जाना ही होगा। देखता हूं आखिर ये खजाना है क्या। सुंदर खजाने के अंदर जाता है। बाप रे, इतना सारा खजाना! लेकिन मुझे क्या, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। ये जिसकी अमानत है मैं उन्हें सौंपूंगा। ये खजाना महाराज का है तो मैं महाराज को ही दूंगा। लेकिन मैं इतना सारा खजाना ले करके कैसे जाऊं? तभी अचानक गुलाबो एक बग्गी लेकर बाहर खड़ी दिखाई देती है। अरे मलिका, तुम बग्गी लेकर? हाँ, तुमने हमारे गांव का वर्षों पुराना श्राप तोड़ा है, तो मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती थी खजाना ले जाने के लिए तुम्हें साधन चाहिए होगा, इसीलिए ये बग्गी लाई हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सारा खजाना बग्गी पर रखता है और राजमहल पहुंचता है। राजा खजाना देखकर बहुत खुश होता है। हाँ, वाह 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 वाह! कौन हो तुम जो इतना सारा खजाना हमारे दरबार में लेकर आए हो? प्रणाम महाराज। महाराज, ये वही खजाना है जिसे आपके पिताजी ने मेरे दादाजी को सौंपा था। दादाजी ने तांत्रिक की मदद से इसे एक रहस्यमयी जगह छुपाया था। आज मुझे ये खजाना मिला, लेकिन मेरे दोनों भाई लालच में अपनी जान गंवा बैठे और मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। आहा, हम कब से इस खजाने को ढूंढ रहे थे। इसके बिना तो हमारा राजमहल खाली हो गया था। चलो लाओ, अब जल्दी से ये खजाना हमें सौंप दो। नहीं 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 महाराज, इस खजाने का 3 हिस्सा मैं आपको दूंगा और 1 हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये खजाना तो हमारे पिताजी का है, फिर भला मैं तुम्हें इसमें से हिस्सा क्यों दूं? क्योंकि महाराज, जो 1 हिस्सा मैं लूंगा वो अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के गरीब और दुखियों की मदद के लिए लूंगा। मेरे 2 भाई लालच में अपनी जान गंवा बैठे और मैं उनकी याद में यह खजाना उन लोगों को देना चाहता हूं जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, ताकि मेरे भाइयों की आत्मा को शांति मिल सके। तुम जैसे इंसान हमने आज तक नहीं देखे। शाबाश, जिसने अपने 2 भाई खो दिए, अपनी जान जोखिम में डालकर इतना सारा खजाना लेकर आया और फिर भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हिस्सा मांग रहा है। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत! सच में तुम्हारा दिल बहुत नेक है। ठीक है, मैं तुम्हें खजाने का 1 हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुंदर खजाने का 1 हिस्सा लेकर राजमहल से बाहर आ जाता है। वो खजाना गांव के सभी गरीब दुखियों में बांट देता है
सभी गांव वाले सुंदर की जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन सुंदर उदास मन से अपने घर लौट आता है। बेटा, बेटा तुम आ गए बेटा। तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं वो, महेश और सुरेश? माफ कीजिएगा पिताजी, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। खजाना तो मैंने वहां पहुंचा दिया जहां उसकी अमानत थी, लेकिन अपने दोनों भाइयों को नहीं बचा पाया। उनके लालच ने उनकी जान ले ली। अब हमारे दोनों भाई नहीं रहे। बस बेटा, शांत हो जा। इसी बात का तो मुझे डर था। भले ही वो दोनों लालची थे, लेकिन थे तो मेरे बेटे। भगवान, मेरे बेटे चले गए। मैं इस दुख को कैसे सहूं? मैं बूढ़ा बाप अभी जिंदा हूँ और मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों से दूर चले गए। इतना कहकर रघु और सुंदर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने दोनों बेटों की याद में शेष जीवन एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें